हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज के इस वीडियो में हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, अच्छा आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। और आपका एक छोटा सा टॉपिक जो बुक में दिया हुआ है आरएनए वर्ड, हम उसे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। देखो, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी प्रश्न पूछा है कि डीएनए और आरएनए में कोई दो रासायनिक अंतर बताइए, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि इसके जो केमिकल डिफरेंस है उस पर। इसके अलावा हम और भी इसमें जो डिफरेंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस की। तो सबसे पहले बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो है वो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना है, लेकिन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बना है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। जबकि आरएनए किसका बहुलक है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। तो यहां से एक अंतर तो यहां से आ जाता है सीधा सीधा, डीऑक्सीराइबोज। यानी कि डीएनए जो होता है, यहां मैं डीएनए बताऊंगा और यहां जो लिखूंगा आरएनए के बारे में। पहला तो इसके नाम से ही आ गया डीऑक्सीराइबोज। यहाँ जो डीएनए है उस डीएनए में जो शुगर पाई जाती है, डीएनए में जो शर्करा, जो पेंटोज शुगर जो होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। जबकि आरएनए में जो है ये शर्करा, ये जो शुगर है वो राइबोज शुगर होती है। आरएनए में राइबोज शुगर। तो पहला केमिकल डिफरेंस तो यहाँ आ चुका है। हमने देखो पिछले वीडियोज में पढ़ा कि कुछ इस तरीके से पेंटोज शुगर पाई जाती है, जहाँ इसमें फिर नाइट्रोजनी बेसेस इसके पहले कार्बन पर यहाँ अटैच होता है। दूसरे कार्बन पे अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहलाएगी, शुगर कहलाएगी। इस तरह की शुगर हमने पढ़ी। यहाँ ये जो तीसरे नंबर का कार्बन है ये अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा इसी तरीके से एक के बाद एक। तो यहाँ ये जो शुगर है डीएनए में, यह शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जबकि आरएनए जो हमने पढ़ा बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रक्चर है आरएनए की भी, उसमें भी यूँ इसी तरह नाइट्रोजनी बेसेस अटैच होते हैं, लेकिन वहाँ ये जो दूसरा नंबर का जो कार्बन है वहाँ OH ग्रुप पाया जाता है, तब ये हो जाती है राइबोज शुगर। ये क्या हो जाती है? राइबोज शुगर। इसी तरह ठीक है। तो ये जो शुगर में आप अंतर देख रहे हो, केवल एक अंतर यहाँ है और वो है दूसरे नंबर के कार्बन पर पेंटोज शुगर के जो सेकंड कार्बन है वहाँ अगर OH ग्रुप नहीं है तो वो डीऑक्सीराइबोज है, और अगर OH ग्रुप है तो वो राइबोज है। तो डीएनए और आरएनए में एक बड़ा डिफरेंस तो ये है। बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो दूसरा डिफरेंस हमने देखा था इसके नाइट्रोजन बेसेस में। कॉमनली क्या होता है? एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये ऐसे नाइट्रोजन बेसेस हैं जो डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। लेकिन डीएनए में चौथा जो नाइट्रोजन बेसेस होता है वो थाइमीन होता है, जबकि आरएनए में यहाँ जो चौथा नाइट्रोजन बेसेस है वो थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये एक बड़ा अंतर है डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए और आरएनए में जैसा कि आपके बुक में मेंशन है एक क्वेश्चन, तो ये दो रासायनिक अंतर आपको याद रखने हैं। डीएनए और आरएनए में दो बड़े रासायनिक केमिकली जो इसमें डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, जैसा कि यहाँ चित्र में भी मैंने आपको दिखा रखा है, ये डीएनए है और आरएनए है। ठीक है, यहाँ जो मैंने ये बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स में देखो तो यहाँ थाइमीन मौजूद है डीएनए में, जबकि यूरेसिल मौजूद है आरएनए में। यू बना रखा है, या ये यू है जो यूरेसिल है। तो यूरेसिल होता है आरएनए में, यहाँ थाइमीन नहीं होता है। ठीक है, ये जो बॉक्स में मैंने दिखा रखे हैं ये एक तरह के एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है जिनका बहुलक होता है डीएनए और आरएनए।
तो ये दो महत्वपूर्ण अंतर है जो आपको याद रखने आपके 12th क्लास के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी कुछ जनरल इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। डीएनए जो है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, दो स्ट्रैंड्स, दो हेलिकल स्ट्रैंड्स का बना है, डबल हेलिक्स के रूप में होता है। दो स्ट्रैंड्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। कितनी? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, जबकि आरएनए में केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। एक अंतर ये हो गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आरएनए थोड़ा कम स्थायी भी होता है। देखो, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, आरएनए में केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही होती है। इसके अलावा अंतर, डीएनए जो है वो मुख्यतः न्यूक्लियस या केंद्रक में ही पाया जाता है, कभी बाहर नहीं होता। मेनली डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। इसके अलावा बाद में खोजों से पता चला कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और ये क्लोरोप्लास्ट में भी है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये होता है डीएनए। जबकि आरएनए जो है, आरएनए ज़्यादातर जो द्रव्य है सेल का, उसमें चाहे वो कोशिका द्रव्य हो चाहे वो न्यूक्लियस का केंद्रक द्रव्य हो, तो ज़्यादातर ये न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य यहाँ मिलता है। आरएनए मुख्यतः कोशिका के भीतर जो द्रव्य हैं, चाहे वो केंद्रक का द्रव्य हो चाहे कोशिका का द्रव्य हो, उसमें ये होगा सेल का जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में हो। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर बनाने में भी ये सहायता करता है, जैसे राइबोसोम बनाने में है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका बनाने में भी ये सहायता करता है आरएनए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आरएनए और डीएनए में देखो यहाँ कुछ इस तरह के अंतर हैं। इसके अलावा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इसके कार्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जबकि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी कार्य कर रहा है। कुछ आरएनए वायरसेस में, सभी में नहीं, केवल आरएनए वायरस जो होते हैं, ऐसे वायरस जिनमें आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए वायरस, जिन्हें हेट्रोवायरस, रिट्रोवायरस कहते हैं, तो रिट्रोवायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है आरएनए। इसके अलावा आरएनए जो है वो बहुत सारी संरचनाएं बनाता है, संदेश वाहक की तरह कार्य करता है, वो मैसेंजर आरएनए की तरह कार्य कर रहा है, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स, टीआरएनए, तो इस तरह और भी बहुत सारे कार्य है। तो वो मैसेंजर की तरह भी कार्य कर रहा है, वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह कार्य कर रहा है। इसके अलावा वो कैटलिस्ट का काम भी करता है। कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक की तरह भी कार्य करता है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है राइबोजाइम। प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए जो है वो और भी बहुत सारे कार्य कर रहा है जेनेटिक मटेरियल के अलावा। जेनेटिक मटेरियल तो है ही ये कुछ वायरसेस में, इसके अलावा ये मैसेंजर का भी कार्य कर रहा है, यह एडेप्टर मॉलिक्यूल्स का काम कर रहा है, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। और आपको ये याद रखना है, कुछ एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा आरएनए या किस तरह का आरएनए जो है वो कैटलिस्ट का तरह कार्य करता है, तो राइबोजाइम आपको याद रखना है, राइबोजाइम। तो इस तरह हमने ये डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर पढ़े, जिसमें आपको ये दो तो याद रखने ही रखने हैं, आपके अब लेवल के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। पहला, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, आरएनए में केवल राइबोज शुगर होती है, जिसके 2' OH उपस्थित होता है, डीएनए में ये नहीं होता। नाइट्रोजनी बेसेज में केवल इतना अंतर है, डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए 2 चेन्स का बना है, आरएनए केवल 1 चेन का बना है। डीएनए ज़्यादातर न्यूक्लियस में ही मिलता है, लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये मौजूद है। आरएनए जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में होता है,
डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह तो कार्य करता ही है, जैसे आरएनए वायरस, रेट्रोवायरस जो है उसमें। इसके अलावा ये मैसेंजर का, अडेप्टर का, कैटलिस्ट का कार्य भी करता है। तो आपको ये डीएनए और आरएनए में अंतर रखने हैं अपने दिमाग में, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे आपकी एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए में एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी है, कुछ एलिजिबिलिटी ज़रूरी है। जैसे डीएनए और अगर आरएनए दोनों अगर अपने आप को जेनेटिक मटेरियल साबित करना चाहते हैं तो उनमें कुछ गुण होने ज़रूरी है। जैसे आपको कोई नौकरी लगना है तो आपसे कुछ आवश्यकताएं, आपसे कुछ एलिजिबिलिटीज़ मांगी जाती है कि आप ग्रेजुएट हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, या और भी बहुत सारे जो डिप्लोमा डिग्री ऐसा मांगी जाती है। वैसे ही एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए डीएनए और आरएनए को कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने होंगे। तो पहले आपको वो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो मालूम होने चाहिए। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनकी जो आवश्यकताएं हैं कि उनमें ये गुण होने चाहिए, उनकी हम चर्चा करें। हम पहले बात करते हैं, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु, आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए उस पदार्थ में, उस जैव अणु में रेप्लिकेट करने का गुण होना चाहिए। रेप्लिकेट करने का गुण उसमें होना ही होना चाहिए। साधारण भाषा में कहें तो वो अपनी कॉपी तैयार करे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि उस पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर कोई अणु जाएगा तो सीधा तो जाने से रहा, वो पहले अपनी कॉपी तैयार करेगा और वो जो कॉपी है वो फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसको दी जाएगी। तो इस तरह जेनेटिक मटेरियल अगर वो बनना चाहता है तो उसमें कॉपी होने का गुण बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और पहले साइंटिस्ट, जब बहुत पहले की जब बात है कि प्रोटीन को जब वो आनुवांशिक पदार्थ मान रहे थे, डीएनए आरएनए सभी को आनुवांशिक पदार्थ मान के चल रहे थे, उस समय प्रोटीन की जब बाद में पता चला कि धीरे धीरे प्रोटीन में जब खोजें हुई तो प्रोटीन में इस तरह का कोई गुण नहीं है, प्रोटीन जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो पहले ही गुण में ये जो है प्रोटीन फेल हो गया तो ये इस दौड़ से बाहर। लेकिन यहाँ डीएनए और आरएनए इन दोनों में ही रेप्लिकेट होने का गुण होता है, ये अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो अभी डीएनए और आरएनए दोनों दौड़ में बरकरार हैं, प्रोटीन यहाँ दौड़ से बाहर हो गया, पहले ही टेस्ट में ये फेल हो चुका है। बात करें दूसरे गुण की, तो दूसरा गुण है इसके स्टेबिलिटी या स्थायित्व का। स्टेबिलिटी, आनुवांशिक पदार्थ है तो श्योर है वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी ऐसा तो है नहीं कि ये अभी एक जाति के रूप में है, अगली पीढ़ी में नई जाति होगी। अरबों खरबों वर्षों में नई जातियों का विकास होता है। क्यों? क्योंकि उसका आनुवांशिक पदार्थ फिक्स होता है, स्टेबल होता है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि वो अगर आनुवांशिक पदार्थ अपने आप को बनाना चाहता है तो वो कैसा रहे, स्टेबल रहे, उसकी स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई बदलाव ना हो, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो रासायनिक संगठन है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसमें स्थायित्व बहुत ज़रूरी है। और स्थायित्व के मामले में अगर देखा जाए तो डीएनए और आरएनए में डीएनए यहाँ बाजी मार गया। डीएनए स्टेबिलिटी के मामले में पहले नंबर पर है, स्थायित्व के मामले में आरएनए को 2 नंबर यहाँ मिले, ये दूसरे नंबर पे है, डीएनए यहाँ पहले नंबर पर है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। देखो यहाँ स्टेबिलिटी को आप एक दूसरे तरीके से समझो। हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ा था कि चूहे में जो है वो एस स्ट्रेन हीट किल्ड दिया गया, फिर भी वो अपना आनुवांशिक पदार्थ जो है वो निकाल कर और आर में ट्रांसफ़र कर दिया और आर जो था वो फिर एस में बदल गया। अब आप सोचिए, एस जो था वो था हीट किल्ड, उसे गर्म करके मार दिया गया, लेकिन फिर भी उसका आनुवांशिक पदार्थ मरा नहीं था, वो निकला आर में गया और आर को एस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ देखो उसका आनुवांशिक पदार्थ कितना स्थायी था, बिल्कुल स्थायी था। बहुत सारे कैरेक्टर और भी बहुत सारे हैं, जैसे उम्र के साथ
और उसमें किसी तरह के कोई रोग हो या किसी भी तरह की किसी जीव में समस्या हो भी जाए तो उसका आनुवांशिक पदार्थ बदलना नहीं चाहिए, मेन बात ये है। और इस मामले में अगर पहले नंबर पे है तो वो है डीएनए। डीएनए बहुत ज़्यादा स्थायी है आरएनए की तुलना में। अब प्रश्न यहाँ बनता है कि आरएनए कम स्थायी क्यों है, डीएनए ज़्यादा स्थायी क्यों है? तो इसके पीछे वही दो कारण है जो डीएनए और आरएनए में जो अंतर है वो क्या। पहला, हम आरएनए के कम स्थायी होने के कारण में बात कर रहे हैं, तो इसका एक कारण तो इसमें जो राइबोज शुगर होती है वो है। आरएनए में होती है राइबोज शुगर, यहाँ उसमें पाया जाता है OH, बाकी कहीं पर भी OH जो है वो मुक्त नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में सब काम आ गए। ये जो है, ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप क्या है, एक तरह का सक्रिय ग्रुप है। ये कैसा है, सक्रिय होता है, ये रिएक्शन तुरंत कर लेता है। तो ये जब आरएनए का ये हिस्सा है ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा, सक्रिय है, तो इस वजह से आरएनए जो है वो भी सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया। और आप ये भी जानते हो जो चीज़ सक्रिय होती है उसका स्थायित्व कम होता है, तो इसी वजह से आरएनए का जो स्थायित्व है वो कम हो गया। समझ रहे हो? जबकि आप डीएनए में देखो, यहाँ डीएनए पे OH ग्रुप होता ही नहीं है, वो तो डीऑक्सीराइबोज शुगर रखता है। यानी कि अभी इसी की जगह मैं अगर डीएनए की बात करूँ तो वहाँ H होता है। तो अब देखो इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में कहीं पर भी कोई OH समूह मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है रिएक्शन करने के लिए। और इस H की वजह से ही डीएनए जो है वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। दूसरा कारण डीएनए में होता है थायमीन, जो ज़्यादा इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यूरेसिल जो है वो इसे स्थायित्व कम करता है, उसके स्थायित्व को घटाता है। तीसरा एक और कारण आप नोट कीजिए, डीएनए कैसा होता है, इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। दोनों स्ट्रैंड में जो ये नाइट्रोजनी बेसेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और किसी दूसरे को फिर मौका ही नहीं देते हैं, तो ऐसे में ये ज़्यादा स्थायी हो गया। जबकि आरएनए आप जैसे इसमें देख रहे हो तो ये क्या है, केवल एक स्ट्रैंड का बना है, तो यहाँ इसमें इसके सिरे मुक्त हैं नाइट्रोजन बेसेस के, तो ये इस वजह से भी इसका स्थायित्व क्या हो गया, कम हो गया। तो ये तीन प्रमुख कारण आप अपने दिमाग में रखें, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज आप सिर्फ आरएनए पर फोकस करें, राइबोज शुगर की वजह से, यूरेसिल की उपस्थिति की वजह से और सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से आरएनए कम स्थायी होता है, डीएनए जो है वो ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, दूसरा हमने बिंदु भी डिस्कस कर लिया। बात करें तीसरी एलिजिबिलिटी, तीसरे उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हम तीसरी योग्यता की चर्चा करें तो उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर ये आनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल ही स्टेबल हो गए, रिजिड हो गए, अब जो है जातियों में कभी बदलाव ही नहीं हुआ। अगर जातियों में बदलाव नहीं हुआ तो प्रकृति तो क्या है, हमेशा बदलती रहती है, तो इस समय फिर ऐसी स्थिति में जातियों के नष्ट होने का खतरा बढ़ता है। तो अगर आनुवांशिक पदार्थ में थोड़े थोड़े बहुत सूक्ष्म मात्रा में अगर बदलाव होते हैं तो वो प्रकृति के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जाति को स्थायित्व प्रदान करते हैं, उसमें उस एनवायरनमेंट को सहन करने की क्षमता बनती है, अडेप्टेशंस बनते रहते हैं। इसलिए हल्का सा म्यूटेशन होना भी ज़रूरी है। और हम यहाँ देखते हैं डीएनए आरएनए दोनों में ही म्यूटेशन का गुण पाया जाता है। अभी तक दोनों के दोनों दौड़ में बरकरार है, ध्यान रखना। डीएनए जो है उसमें भी म्यूटेशन होता है, आरएनए जो है उसमें भी म्यूटेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो आरएनए में ज़्यादा म्यूटेशन होते हैं, डीएनए में थोड़े कम म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर भी डीएनए दौड़ में थोड़ा आगे है, डीएनए यहाँ पर भी जीत रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसके चौथे गुण की। इनमें जो चौथा गुण होना चाहिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का गुण भी होना चाहिए, या मैं सीधे कहूँ तो इनमें जीन एक्सप्रेशन का गुण होना चाहिए, जीन अभिव्यक्ति का इनमें गुण होना चाहिए, वो भी मेंडल के नियमों के अनुसार। यानी कि ये जीन अपने आप को अभिव्यक्त करें प्रोटीन रूप में और अपने लक्षण प्रकट करने का गुण इनमें होना चाहिए। और यहाँ पर भी डीएनए
और आरएनए दोनों में ये गुण पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो दौड़ में जीतने वाला है वो है आरएनए। डीएनए यहाँ दूसरे नंबर पर है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन के मामले में अगर बात किया जाए तो आरएनए नंबर 1 पे है, क्योंकि आरएनए डायरेक्ट क्या बना देता है, प्रोटीन बनाने का इसमें गुण होता है। लेकिन डीएनए अगर प्रोटीन बनाता है तो उसे निर्भर रहना पड़ता है आरएनए पर। हमने जो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप पढ़ें। सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, एमआरएनए, और ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए जो है प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पर निर्भर कर रहा है, इस वजह से ये दूसरे नंबर पे आ गया यहाँ। तो ये जो मुख्य जो हमने बिंदु पढ़े, कोई आनुवांशिक पदार्थ हो या न हो, उसके लिए उसमें ये आवश्यकताएं हैं, ये एलिजिबिलिटीज़ है। और अगर ये गुणों को देखा जाए तो डीएनए और आरएनए लास्ट तक दोनों में दौड़ में बराबर बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि बिल्कुल डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के दोनों जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जब डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य कर सकते हैं तो हमें इन्हें रैंकिंग में दोनों को बराबर रखा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो डीएनए का चूंकि सबसे ज़्यादा स्थायित्व है इस पूरे सिस्टम में देखा जाए, आरएनए तो सक्रिय है, इसका स्थायित्व बहुत कम है, डीएनए बहुत ज़्यादा स्थायित्व होता है। इसलिए धीरे धीरे प्रकृति में सबसे ज़्यादा आनुवांशिक पदार्थ के रूप में यूज किया गया तो वो डीएनए, क्योंकि इसमें जो है स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसलिए यूँ कह सकते हैं कि अगर आनुवांशिक सूचनाओं को स्टोर करना हो, उसका संचय करना हो, इकट्ठा करना है तो डीएनए बेस्ट है। लेकिन आनुवांशिक सूचनाओं को एक्सप्रेस करना है, उसे प्रोटीन में बदलना है, तो आरएनए एक्सप्रेस करने के मामले में आरएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। और हम जानते भी हैं आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है कुछ आरएनए वायरसेस में। ठीक है, कुछ ऐसे वायरस है जिनमें सिर्फ आरएनए ही होता है, तो उनमें जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य आरएनए ही करता है। जैसे बहुत अच्छा जाना माना उदाहरण है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, इस वायरस में आरएनए ही होता है, ध्यान रखना। ज़्यादातर जो आरएनए वायरसेस होते हैं उन्हें रेट्रोवायरसेस कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बात की अब दूसरे बिंदु की कि बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। बिल्कुल, अगर इन दोनों में देखा जाए तो बेटर जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। लेकिन फिर भी दोनों अभी प्रकृति में जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। छोटा सा एक बिंदु है, नाम है आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड, इसे समझने से पहले आपको जो है आज का जो समय है उससे बहुत पीछे चलना होगा। लगभग 4.5 मिलियंस ईयर अगो अपन को चलना है। बहुत पहले आपको AI ऑपेरिन का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से याद होगा, या आगे हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे तब आपको और समझाएंगे। AI ऑपेरिन, इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी कि जीवों की जो उत्पत्ति है वो रसायनों से कैसे हुई है, वो सिद्धांत देने वाले ये व्यक्ति थे AI ऑपेरिन। ठीक है, उस हिसाब से क्या हुआ कि इस दुनिया में जो है सबसे पहले तो बायोमोलिक्यूल्स आए हैं। उन मॉलिक्यूल से फिर सेल बनी, सेल से फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, और आज हम इस स्थिति में हैं जैसे हैं। ठीक है, तो उस बायोमोलिक्यूल्स में भी अगर सबसे पहले कोई जेनेटिक मटेरियल आया होगा तो कौन सा आया होगा। सोचने वाली बात है कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सबसे पहले कौन सा पदार्थ आया। आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करने वाला वो सबसे पहला बायोमोलिक्यूल्स कौन सा था। क्या प्रोटीन था, या डीएनए था, या आरएनए। इस पर वैज्ञानिकों का जो है एक मत नहीं था। लेकिन सन 1962 में, कब की बात कर रहा हूँ, 1962 में एक साइंटिस्ट थे, नाम था अलेक्जेंडर रिच। 1962 में अलेक्जेंडर रिच ने
आरएनए वर्ड वाली जो एक हाइपोथेसिस थी वो सामने रखी और इन्होंने बताया कि इस धरती पर सबसे पहला जो जेनेटिक मैटेरियल आया, इवॉल्व हुआ, वो आरएनए है। वो क्या है? आरएनए है। सबसे पहले अगर इस धरती पर जेनेटिक मैटेरियल के रूप में कोई आया तो वो आरएनए ही था। और आरएनए ही क्यों था? क्यों? क्योंकि आरएनए में वो सारे, अकेला आरएनए में वो सारे गुण हैं जो डीएनए में नहीं है। आरएनए जेनेटिक मैटेरियल की तरह भी कार्य कर रहा है, अभी हमने सारे देखे। जेनेटिक मैटेरियल की तरह भी कार्य कर रहा है। आरएनए जो है वो जीन एक्सप्रेशन का कार्य भी डायरेक्टली कर रहा है, जबकि डीएनए को तो आरएनए बनाना पड़ता है, फिर जीन एक्सप्रेशन का काम करता है। इसके अलावा आरएनए कैटलिस्ट का काम भी कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह भी कार्य कर रहा है, जबकि डीएनए में ये गुण नहीं है। तो इनिशियली पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति शुरू हो रही थी तो श्योर है ऐसा मॉलिक्यूल ही चाहिए था जिसमें सारे गुण हो, और आरएनए में वो है। ये जेनेटिक मैटेरियल की तरह कार्य कर रहा है, ये कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है, ये जीन एक्सप्रेशन भी जल्दी करता है, सक्रिय मॉलिक्यूल है। तो ये जो पहला जो जेनेटिक मैटेरियल होगा वो अलेक्जेंडर रिच के हिसाब से, और बिल्कुल आज ये मान्यता जो है बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई जेनेटिक मैटेरियल आया तो वो आरएनए था। ये जो वर्ड आज हम सुन रहे हैं आरएनए वर्ड, आरएनए संसार, ये आरएनए संसार जो शब्द है ये देने वाले व्यक्ति जो थे वो भी आपको याद कर लेना है। ये थे वाल्टर गिलबर्ट। वाल्टर गिलबर्ट ने 1986 में 1986 में वाल्टर गिलबर्ट ने ये टर्म दी थी आरएनए वर्ड, आरएनए वर्ड, आरएनए संसार। ठीक है, तो बस आपको इस बिंदु में इतनी बात याद रखनी है, केवल दिमाग में क्या रखना है कि सबसे पहले कोई अगर जेनेटिक मैटेरियल इस धरती पर बना तो वो कौन सा है? वो आरएनए है। आरएनए से फिर डीएनए बना है, क्योंकि प्रोटीन तो जेनेटिक मैटेरियल वाला गुण कहीं रखता ही नहीं, इसे तो बाहर कीजिए। तो आरएनए से फिर डीएनए बना, क्यों? इसका स्थायित्व कम था। सक्रिय होने की वजह से हमें धीरे धीरे अगर जैसे विकास बढ़ रहा है, सेल्स डेवलप हो रही थी, तो ऐसे में हमें ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए थे जो स्थायी हो, जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, और डीएनए उस मामले में नंबर 1 था। इसलिए आरएनए से फिर धीरे धीरे डीएनए का विकास हुआ। अब कई बार ऐसा भी प्रश्न कुछ उठा लेते हैं बच्चे कि अच्छा आरएनए से डीएनए कैसे बन सकता है? तो बिल्कुल आरएनए वायरसेस की खोज के बाद ये कंफर्म हो गया कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। सेंट्रल डोगमा में हमने इस टॉपिक पर भी डिस्कस किया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो आपको उस वीडियो से ये बात भी समझ में आ जाएगी कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। ठीक है, तो आरएनए सबसे पहले इस धरती पर इवॉल्व होने वाला, उद्विकास होने वाला जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि आरएनए जो है अधिक सक्रिय है, कैटलिस्ट की तरह कार्य कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी ये कार्य कर सकता है, इसलिए आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था इस पूरी धरती पर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस तरह डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ा, बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है वो हमने पढ़ा, और आरएनए वर्ड को हमने डिस्कस किया। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें,